आज हम लोग बात करेंगे कंपनी के शेयर के बारे में, शेयर और शेयर कैपिटल के बारे में। तो इससे पहले कि हम बात और आगे बढ़ाएं, देखना चाहते हैं कि जो शेयर कैपिटल है कंपनी का, ये शेयर कैपिटल कितने प्रकार के हो सकते हैं। जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है तो कंपनी के फॉर्मेशन करने के लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करने पड़ते हैं आरओसी में। उस डॉक्यूमेंट सबमिट करते समय एक बड़ा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें कितनी मैक्सिमम पूंजी हो सकती है, जो कैपिटल हमारा फॉर्मेशन कराना है, जो रजिस्ट्रेशन करवाना है, उस कंपनी के कितने मैक्सिमम पूंजी हो सकती है, इसकी चर्चा हमें इस डॉक्यूमेंट में पहले ही करनी पड़ती है। जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी के जन्म दिलाने के लिए आरओसी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट पहले तैयार करवाते हैं कानून के अनुसार, और उसको आरओसी में सबमिट करते हैं। अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो आरओसी उस पर कार्रवाई करते हुए कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर देता है। बड़े शॉर्ट में हमने बता दिया। तो इस डॉक्यूमेंट में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, उस कंपनी के कितने मैक्सिमम कैपिटल हो सकते हैं इसकी चर्चा होती है। और वो जो कैपिटल है कंपनी के, वो कितने टुकड़ों में या कितने पीसेस में डिवाइड होंगे। जो कैपिटल है कंपनी का, दैट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स और यूनिट्स एंड ईच यूनिट हैविंग इट्स रेट। तो जो कंपनी के जो कैपिटल होते हैं पूरे, उस कैपिटल को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड होता है। वो कितने पार्ट्स बनेंगे, कितने यूनिट्स बनेंगे, इसकी चर्चा होनी चाहिए। और एक यूनिट का रेट क्या होना चाहिए, उसकी भी चर्चा होती है इसमें, इस डॉक्यूमेंट में। और वो यूनिट या टुकड़ा या पार्ट इस प्रकार होने चाहिए कि उसके एक रेट से जो दिया गया है मल्टीप्लाई करें तो टोटल अमाउंट इसके टोटल कैपिटल के बराबर हो जाना चाहिए। सपोज़ करो कि अगर डॉक्यूमेंट में मेंशन हमने कर दिया है कि हमारी जो कंपनी बनेगी उसके टोटल कैपिटल, मान लिया जाए कैपिटल हमारा 10 लाख रुपए पूंजी होगी। ये मेंशन कहाँ कर दिया है, इस डॉक्यूमेंट में कर दिया है। तो कानून के अनुसार इस कैपिटल को, इस 10 लाख के जो कैपिटल है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा कानून के अनुसार, जो प्रोविज़न दिए गए हैं। तो हम इसको डिवाइड करना चाहिए, हम पर डिपेंड करता है। तो चलो हम मान लेते हैं कि इसको हमने 10,000 टुकड़ों में इतना यूनिट्स कर दिया। ये जो 10,000 यूनिट्स हैं या पार्ट्स कह लें, हिस्सा कह लें, फिलहाल हम समझने के लिए इसको यूनिट्स ही कहते हैं। तो टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ नाउ डिवाइडेड इनटू 10,000 यूनिट्स। और एक यूनिट का रेट बताना है, तो कितना रेट बताया जाए, इस एक यूनिट का रेट कितना रखें ताकि उसको मल्टीप्लाई करने पर फिर टोटल कैपिटल के बराबर आ जाए। तो सोच कर देखिए, अगर हम एक यूनिट का रेट 100 रुपीज़ रख दें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा हमारा 10 लाख। तो ये जो रेट रखा, इसको फ़िलहाल हम समझने के लिए रेट कह सकते हैं, रेट पर यूनिट, पर यूनिट। अब रियल नाम इसका आगे समझाने के लिए हमने कह दिया कि टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स इनटू डिफरेंट यूनिट्स, सो दैट अगर हम इसके एक यूनिट के रेट से मल्टीप्लाई करें तो टोटल कैपिटल के बराबर बिल्कुल आ जाएगा और आना चाहिए। तो ये जो यूनिट्स है, ये जो यूनिट्स है, इसी का नाम है शेयर। अब हम यूनिट वर्ड मिटा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं शेयर। और जो शेयर ये बन गया, कह सकते हैं इस कंपनी के हमारे 10 लाख पूंजी होगी और जो पूंजी हमें 10,000 शेयर में डिवाइड होगी, यानी 10,000 इस कंपनी के शेयर होंगे। वो यूनिट्स है, पीस है, टुकड़ा है। और एक शेयर का तब रेट कितना होगा, तो एक शेयर का रेट है 100। तो कह सकते हैं शेयर
100 पर शेयर रेट इसका है। तो एक शेयर का दाम या रेट हो गया 100, और इस रेट से 10,000 शेयर को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल फिर बन जाएगा, यानी ये जो हमारा 10,000 मल्टीप्लाई बाई इसका रेट जब करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये जो पार्ट्स है, पूंजी का पार्ट्स है या यूनिट्स है, दीज यूनिट्स और पार्ट्स ऑफ द कैपिटल नॉन एज शेयर्स, ये शेयर्स हैं। अब अलग बात है कि शेयर कितने प्रकार के होते हैं बाद में वो देखेंगे। वैसे शेयर हमारे मुख्य 2 प्रकार के हो सकते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, लेकिन उसके सब कुछ पोजीशन ऐसा ही है। तो ये पहले ही जो डॉक्यूमेंट हम सबमिट कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, हमारे इस मेमोरेंडम में पूरी पूंजी की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, पहले ही मेंशन कर दिया गया है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम पूंजी है जो लिखा जा चुका है, इसमें मेंशन हो चुका है। तो प्रॉपरली जब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, तो ये टाइप में आएगा कि इस प्रकार की ये जो पूंजी आपने मेंशन कर रखा है, 10 लाख रुपये में पूंजी है, 10,000 शेयर में है, एक शेयर का रेट है 100 ईच। तो हम लोग आएंगे, समझ गए कि शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है। चूँकि ये जो कैपिटल है कंपनी के, ये शेयर के माध्यम से आते हैं। जब हम शेयर पब्लिक में कंपनी बेचती है, पब्लिक अप्लाई करती है, खरीदती है, तो पेमेंट करती है। वो जो पेमेंट का अमाउंट आता है शेयर के माध्यम से, इसलिए हम लोग उसका नाम कर देते हैं शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। और जो लोग शेयर खरीदते हैं वे लोग शेयर होल्डर्स कहला सकते हैं, मेंबर्स कहला सकते हैं, और रियल ऑनर ऑफ द कंपनी भी कहलाते हैं। क्योंकि ये बिखरे होते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उनको एक नहीं किया जा सकता, इसलिए एक वर्ड कैपिटल देना संभव नहीं है। इसलिए सबको नाम हटा करके एक शेयर कैपिटल वर्ड दे दिया गया। और नेचुरली हम सब जानते हैं कि कैपिटल वही लगाता है जो बिजनेस का क्या हो, ऑनर हो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग हो गया कैटेगरी, पूरे कानून के हिसाब से, कानून में जो प्रोविज़न दिए गए हैं उसके सब कुछ करना है। तो हम समझ गए कि जब कंपनी के जन्म कराना है या फॉर्मेशन कराना है, उससे पहले ही इस डॉक्यूमेंट में मेंशन कर। कमाल की बात है, यह एक ऐसा बिजनेस है जिसमें पूंजी पहले ही से मैक्सिमम निर्धारित कर दी जाती है, लिख दी जाती है कि इतनी मैक्सिमम पूंजी होगी, तो मैक्सिमम है। अब हम ये बात समझ चुके हैं शेयर के बारे में, शेयर कैपिटल के बारे में। तो आते ही ये जो शेयर कैपिटल है, अब वो कितने टाइप के हो सकते हैं वो समझना ज़रूरी है। तो जो पहला टाइप हमारा होगा शेयर कैपिटल, उसको हम लोग कह सकते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। एक नाम हो सकता है ऑथराइज्ड, इसका दूसरा नाम भी हम लिख सकते हैं हम लोग रजिस्टर्ड। एक तीसरा नाम भी दे सकते हैं इसको, वो तीसरा नाम हम लोग चाहें तो मैक्सिमम, मैक्सिमम कैपिटल के नाम से भी कह सकते हैं। एक चौथा नाम भी दे सकते हैं नॉमिनल कैपिटल। नॉमिनल कैपिटल, इतने नाम, और हम बारी बारी समझाते हैं। इसको मिटा दें, पहले आप समझ चुके होंगे कि मैक्सिमम कैपिटल इज मेंशन्ड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये होते क्या है, ऑथराइज कैपिटल वे कैपिटल हैं जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किए गए हैं। और समझ गए हैं क्या क्या मेंशन उसमें होता है। तो मैक्सिमम कैपिटल है, चूँकि उस कैपिटल से अधिक कोई भी कंपनी अपने कैपिटल को रेज नहीं कर सकती है। जो हमने मेंशन कर दिया है मेमोरेंडम में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो हमने मेंशन कर रखा है, उस कैपिटल से कभी भी अधिक कैपिटल हम रेज नहीं कर सकते, खड़ा नहीं कर सकते। हैंस इट इज़ आल्सो नॉन एज मैक्सिमम कैपिटल। जितने शेयर उसमें मेंशन किए गए हैं 10,000 शेयर्स, उससे ज़्यादा शेयर हम नहीं सेल कर सकते, पब्लिक में जारी नहीं कर सकते, इसलिए उसको मैक्सिमम के शेयर कैपिटल भी कहते हैं।
और चूँकि ये डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपल्सरी डॉक्यूमेंट है, इसलिए रजिस्टर्ड हो जाता है आरओसी में। इस पूंजी के पूरे स्ट्रक्चर के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ रजिस्टर्ड हो जाता है, इसलिए उस कैपिटल को हम लोग कहते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। और चूँकि उससे अधिक कैपिटल रेज नहीं कह सकते, मैक्सिमम कैपिटल भी उसको कहा जाता है। और ये इस बात के परमिशन देता है कि जितना इसमें मेंशन किया गया है, ये डॉक्यूमेंट ऑथराइज करता है कि जो मेंशन है उतने तक कंपनी अगर चाहे विशेष परिस्थितियों में तो पूंजी रेज कर सकती है, कैपिटल रेज कर सकती है। यानी ये ऑथराइजेशन हमको वहाँ से मिल जाता है कि जितना हमने मेंशन किया है उतने तक पूंजी रेज कर सकते हैं, इसलिए इसको ऑथराइज कैपिटल भी कहते हैं। इस प्रकार हम लोग समझ गए कि ऑथराइज कैपिटल क्यों कहते हैं। इतना ही कानून के हिसाब से हमें ऑथराइजेशन मिला है, हम अधिकृत हैं। इसको हिंदी में अधिकृत पूंजी भी कहते हैं। इतना ही का अधिकार है, मैक्सिमम कर सकते हैं, इसलिए मैक्सिमम वर्ड भी आता है। चूँकि इसी पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये पूंजी रजिस्टर्ड हो चुकी, इसलिए रजिस्टर्ड कैपिटल भी कह देते हैं इसको। और नॉमिनल कैपिटल क्यों कहते हैं? ये एक नाम मात्र के है, कभी भी कंपनी इस पूरी पूंजी को रेज नहीं करती। एक लिखने भर के लिए है, पूरे कैपिटल को कंपनी रेज नहीं करती, यानी कुछ ना कुछ अभी अपना ऐसे छोड़ कर रखती है, इसलिए नाम मात्र के विषय कहते हैं, नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। और ये चारों नाम मैंने क्यों आपको याद दिलाया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आएगा तो ध्यान रखना, इस चारों नाम में इधर उधर कर सकता है, लेकिन आप समझ जाना ये चारों कैपिटल, चारों नाम का मतलब एक ही है। और चारों की चर्चा कहाँ हुई होगी? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ये कब हुई है? कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने से पहले हो चुकी है, पहले ही है ये चीज़ में। अच्छा, अब ऐसा नहीं कि चारों नाम उसमें दिए रहेंगे, वो पूंजी के बस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, उसके नेचर के हिसाब से हम लोगों ने उसका नाम रखा है। एग्जाम्पल बता दिए। जो दूसरा टाइप इसका आएगा, जो दूसरा टाइप आएगा वो है इशूड कैपिटल। अब ये इशूड कैपिटल क्या है? जो एग्जाम्पल हमने रखा था, चलो मान लेते हैं कोई हमारी कंपनी है, एक नाम लिख लें, XY लिमिटेड का ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। इसमें हमने कैपिटल मेंशन कर रखा है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेना 10,000 रुपीज़, दिस इज़ द मैक्सिमम कैपिटल। और रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल, इसको कितने यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है या शेयर में? तो चलो यहाँ मान लेते हैं, हमने क्या पहले माना था, शेयर्स। ये 10,000 शेयर्स हैं और कितने रेट हैं पर शेयर? 100 ईच। शेयर्स मल्टीप्लाई बाई इट्स रेस इक्वल टू टोटल कैपिटल के बराबर आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार ये 3 पार्ट पोर्शन इसमें मेंशन किए जा चुके हैं। चलो फिलहाल मान लिया हमारी कंपनी के नाम है XY लिमिटेड, सब पूंजी का ये कंडीशन है। तो इसमें आप समझ सकते हो कि ये जो 10 लाख आया था वो ऑथराइज कैपिटल है या रजिस्टर्ड कैपिटल है या मैक्सिमम कैपिटल है या नॉमिनल कैपिटल है। अब कंपनी मैक्सिमम शेयर बेचना चाहे तो इतना ही 10,000 शेयर है बेच सकती है, इससे ज़्यादा नहीं बेच सकती है। और बेचकर सब पैसा कितना वसूल कर सकती है? मैक्सिमम 10 लाख तक। लेकिन कहने भर के लिए है, असल में उतना होता नहीं है, इसलिए उसको नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। अब इशू की बात चलती है। अब कंपनी को फंड रेज करना है, कैपिटल रेज करना है, तो ये जो 10,000 शेयर्स हैं कंपनी के पास रजिस्टर्ड हो चुके हैं, अब इन्हीं 10,000 शेयर्स में से जनता को आमंत्रित करेगी, पब्लिक में ये जारी करेगी अपने शेयर को, ताकि जनता खरीदने के लिए एप्लीकेशन दे सके, तैयार हो सके। अब जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि जनता शेयर खरीदेगी भी कि नहीं खरीदेगी। जो मार्केट में शेयर गया है बेचने के लिए वो पूरा बिक जाएगा या कम बिकेगा, ये तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। चलो मान लेते हैं इसमें से 10,000 शेयर में से 8,000 शेयर कंपनी बेचना चाहती है, पब्लिक को ऑफ़र करती है।
तो पब्लिक को जब ऑफर करेगी, ऑफर टू पब्लिक, $8,000 शेयर्स। तो ये 8,000 कहाँ से आया है? ये जो ऑथराइज कैपिटल है या जो मैक्सिमम कैपिटल है उसी में से लिया गया है। 10,000 शेयर, 100 ईच। इस ऑथराइज कैपिटल में से जितना शेयर कंपनी पब्लिक ऑफर करती है बेचने के लिए, उसी का नाम है इशूड कैपिटल। तो बोलने के लिए हम लोग बोल सकते हैं दैट शेयर कैपिटल, दैट शेयर और शेयर कैपिटल इशूड टू द पब्लिक और ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। ऑथराइज कैपिटल का वह भाग जो पब्लिक में बेचने के लिए या अभिदान के लिए कंपनी द्वारा जारी किए जाते हैं, इशूड कैपिटल कहलाते हैं। हिंदी में निर्गत कैपिटल कहलाते हैं। तो कह सकते हैं कि इशूड कैपिटल कौन सा है? इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैपिटल which is offered to the public for the purchase, which is offered to the public for the subscription। पब्लिक को जारी किया गया है ताकि पब्लिक खरीद सके, लेकिन हिस्सा किसका है? ऑथराइज कैपिटल का है या मैक्सिमम कैपिटल का है? तो कह सकते हैं कि ये जो हमारे निर्गत कैपिटल है या जारी कैपिटल है, वो रजिस्टर्ड कैपिटल का वह भाग है, वह हिस्सा है जो पब्लिक में सब्सक्रिप्शन के लिए या अभिदान के लिए जारी किया जाता है, उसको इशूड कैपिटल कहते हैं। यानी पब्लिक में बेचने के लिए गया है वो। इस प्रकार हम समझ गए कि इस 10,000 में से जो 8,000 शेयर पब्लिक में गया है, यही हमारा क्या है? इशूड कैपिटल है। अगर पूरा ये बिक जाए, अगर पूरा बिक जाए, 8,000 शेयर बिक जाए, तो कितना रुपया बनता है हमारा? 8 लाख बनता है। बिक जाएगा तब, क्या पता 8,000 शेयर ना बिके, पब्लिक 7,000 खरीदने के लिए सब्सक्राइब करे, या पब्लिक इस 8,000 में से 6,000 की मांग करे। तो जो इशू हुआ है बाज़ार में, जो गया है 8,000 शेयर, ये तो इशूड कहलाया। लेकिन ये सब बिक जाए ज़रूरी तो नहीं है। तो जितना पोर्शन इसका बिक जाएगा, नेचुरली पैसा उसी का आएगा चाहे मांग करेंगे। तो एक अगला पार्ट आएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अब कह सकते हैं कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड, और कह सकते हैं कि टेकन बाय द पब्लिक। सब्सक्राइब्ड कैपिटल है क्या? सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज टेकन बाय द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन। ये विकृत कैपिटल या पूंजी वह पूंजी है जो इशू किए गए पूंजी का एक भाग है, जिसे पब्लिक ने खरीद लिया है या अभिदान के लिए सहमति पत्र दे दिया है, आवेदन दे दिया है, उसको हम लोग कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। हिंदी में इसको विकृत कैपिटल कह रहा होगा। विकृत का मतलब जो बिक चुका है, बिकने का मतलब जनता ने खरीदा है। असल में खरीदा क्या है? खरीदने के लिए एप्लीकेशन दिया है। तो ये जो हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, समझ चुके हैं। जैसे मान लो कि जो इशू हुआ है 8,000 शेयर बाज़ार में, हो सकता है कि जनता ने 8,000 न खरीदा हो। इस 8,000 में से जनता ने 6,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया हो। तो जितना पोर्शन, दैट पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल इज सब्सक्राइब्ड और अप्लाइड बाय द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इज नॉन एज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। बाज़ार में जारी किए गए अंशों का वह भाग जो पब्लिक द्वारा खरीदने के लिए आवेदन किए जाते हैं या खरीद लिए जाते हैं,
सब्सक्राइब कैपिटल कहलाता है। तो कितना बनेगा सब्सक्राइब कैपिटल? अगर 6,000 के लिए पब्लिक ने एप्लीकेशन दिया है, बाज़ार में कितना इशू था? 8,000। तो हम लोग कह सकते हैं कि इशूड कैपिटल कितना बनेगा, इसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा? 8,000 शेयर, रेट कितना था? 100। तो सीधे ये बन जाएगा कितना? 8 लाख। तो हमारे 8 लाख के इशूड शेयर थे, लेकिन सब बिके नहीं, पब्लिक ने ख़रीदा नहीं। उसमें से 6,000 शेयर के लिए आवेदन मिलते हैं पब्लिक से। तो कह सकते हैं कि 6,000 शेयर हमारे सब्सक्राइब हैं, जिसकी पूंजी कितनी बनेगी? तो आप मल्टीप्लाई कर लिए, 6,000 इंटू 100 रेट है उसका, यानी कि 6 लाख। तो कह सकते हैं कि जो हमारे इशूड कैपिटल हैं वो 8 लाख बनते थे, और सब्सक्राइब कैपिटल कितने हमारे हैं? वो 6 लाख बनते हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि जो 8,000 शेयर बाज़ार में गए थे पब्लिक के बीच बेचने के लिए, पब्लिक ने सारा खरीद लिया, 8,000 के लिए एप्लीकेशन आ गया तब। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर 8 लाख बन जाएगा। तो जितना हमारा इशूड था उतना ही हमारा सब्सक्राइब हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? तो कह सकते हैं कि सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज़ टेकन बाय द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन और अप्लाइड बाय द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। जितना लिया हो उतना काम ये हो गया हो। एक और आगे हम बढ़ते हैं, चौथा पोर्शन देखते हैं कि चौथा प्रकार इसका क्या हो सकता है। कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कॉल से बना है कॉल्ड अप। अच्छा, ये जो सब्सक्राइब कैपिटल है, यानी ये विकृत हैं, बिक चुके हैं, यानी पब्लिक ने खरीदने के लिए अप्लाई कर चुकी है पब्लिक। उस एप्लीकेशन में शेयर की संख्या कितना कितना किसको चाहिए मेंशन किया हुआ। अब डिपेंड करता है कंपनी क्या करे भाई। तो जो शेयर बिक गए हैं, चाहे आप 6,000 शेयर बिकना मान लो, चाहे 8,000 शेयर बाज़ार में गया था उसको बिकना मान लीजिए, बिक चुका है। तो जो शेयर बिक गया है उसी पर तो कंपनी रुपया मांगेगी अपना। जो सामान बिका ही नहीं बाज़ार पर, उस पर रुपया आप क्यों मांगोगे? तो जो आपने बाज़ार में बेचने के लिए ऑफ़र किया था, जो बिक जाएगा उसी का अमाउंट हम लोग मांगेंगे ख़रीदारों से। तो वो किसका हिस्सा होगा? ये सब्सक्राइब जो बिक चुका है उसी का हिस्सा है, जिस पर कंपनी रुपया मांगेगी। तो सपोज़ करो कि ये जो बिक चुका है 6,000, जिसका अमाउंट बनता है हमारा 6 लाख, इसी पे से कंपनी मांगेगी। तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि सब एक ही बार मांगेगी या थोड़ा थोड़ा करके मांगेगी, ये कैसे करेगी, डिपेंड करता है कंपनी पर। लेकिन जो बिका है शेयर उसी का हिस्सा को मांगेगी कंपनी। तो कह सकते हैं कि बिके हुए शेयर या विकृत अंश का वह भाग जो कंपनी द्वारा पेमेंट के रूप में मांगा जाता है, उसको हम लोग कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। हिंदी में याचित अंश पूंजी कहते हैं। याचित माने मांगा गया। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि कॉल्ड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच इज़ कॉल्ड फॉर पेमेंट बाय द कंपनी। सब्सक्राइब कैपिटल का वह भाग जो कंपनी द्वारा भुगतान के रूप में मांगा जाता है, अब पूरा मांगे चाहे हाफ मांगे, भुगतान के रूप में मांगा जाता है, उसको हम लोग कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। जैसे मान लो कि ये 6 लाख का बनता हमारा है सब्सक्राइब जो बिक चुका है, कंपनी एक बार नहीं मांगती है, हो सकता है कि नहीं मांगे। कंपनी कहती है कि एक बार आप मेरे को 50 का रेट से चुकाइए, बाकी बचता है 50 का रेट से बाद में मांगेंगे, कोई बात नहीं है। कंपनी का बिका है कितना? 6,000 शेयर। कंपनी कहती है कि फ़िलहाल हमें 50 का रेट से पेमेंट दे दो। तो 50 का रेट से जब कंपनी मांग रही थी, 3 लाख बन रहा है। तो कह सकते हैं किसका हिस्सा है? 3 लाख रुपया जो शेयर बिक गया है उसका हिस्सा है। और कितना है ये? बाद में जो 50 रुपया और बच गए हैं उसको बाद में कभी भी कंपनी मांग सकती है। एक बार में मांग ले, 2 बार में मांग ले, क्योंकि ये सिस्टम है इंस्टॉलमेंट मांगने का। ये डिपेंड करता है कंपनी
कितनी बार ये मांगेगी। तो बिके हुए अंशों का वह भाग जो कंपनी द्वारा भुगतान के रूप में मांगा जाता है उसे हम लोग कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं, याचित पूंजी कहते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज कॉल्ड अप और विच इज कॉल्ड अप फॉर पेमेंट। पेमेंट में जितना मांगोगे, हो सकता है कंपनी पूरा मांगती हो, पूरा मांगेगी तो 6 लाख हो जाएगा कॉल्ड अप, पूरा ना मांग कर हाफ मांग रही है तो 3 लाख हो गया। क्या पता 50 का रेट की जगह पर 60 के रेट से कंपनी मांगे तो अभी कितना बच जाएगा, 40 के रेट से बच जाएगा, उसको बाद में मांग सकती है। तो बिके हुए शेयर का जितना हिस्सा कंपनी भुगतान के रूप में मांगती है वही हमारा क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल कहलाता है। तो बात समझ में आ चुकी होगी कि कॉल्ड अप क्या है, सब्सक्राइब क्या है। अच्छा, अब देखना ये है कि जब कंपनी इतना तो मांगी है, पूरा मांग सकती है, जितना मर्जी जितना मांगे। फिलहाल हमारे एग्जाम्पल में कंपनी 3 लाख रुपया मांगी है, 50 के रेट से मांगी है जो बिका उस पर। लेकिन जितना हम मांगते हैं ज़रूरी तो नहीं कि सारा अमाउंट मिल जाए, वो डिपेंड करता है देने वाले क्या पोजीशन है। जो पेमेंट देंगे हो सकता है कि पूरे भुगतान न कर पाएँ, बाकी कुछ रह जाएगा, वो बाद में चुकाएंगे। तो जितना कंपनी को प्राप्त हो पाएगा कंपनी के हाथों में, कंपनी तो इतना मांगी है, कॉल्ड अप करी है 3 लाख रुपया, आधा रुपया मांग चुकी है। अब इस मांगे हुए अमाउंट में से कितना कंपनी के हाथों में मिलता है ये देखने की बात है। तो जो इसमें से मांगे हुए पूंजी का जो हिस्सा कंपनी को मिलेगा उसका भी अपना एक नाम होगा। चौथा हो गया। 5वें केस में आते हैं। और 5वां पार्ट हो सकता है पेड अप कैपिटल। अब ये पेड अप कैपिटल क्या है? ये जो कंपनी ने मांगा है 50 के रेट से, जो बिक गया था शेयर उसी पर कंपनी 50 का रेट से मांगी थी, जिसका पूरा हिसाब बनता है कितना, 3 लाख। अब भुगतान देने वाले पर डिपेंड करता है कि पूरी राशि वो देंगे या कुछ अभी बाकी रख लेंगे। ऐसा होता है, लोग बाकी रख लेते हैं। तो इस मांगे हुए कैपिटल का वह भाग जो पब्लिक द्वारा या शेयर होल्डर द्वारा चुका दिए जाते हैं उसी को हम लोग नाम देते हैं पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच इज पेड बाय द शेयर होल्डर और सब्सक्राइबर्स। जब कंपनी मांग करती है, वो तो बात समझ में आए कितनी मांग करी है, लेकिन मांग किए गए राशि का वह भाग जो शेयरधारी द्वारा, अंशधारी द्वारा कंपनी को चुका दिए जाते हैं पेमेंट के रूप में, उसे हम लोग पेड अप कैपिटल कहते हैं। उसे हम लोग चुकता पूंजी कहते हैं, चुका दिया। बाकी जो रह गया होगा बाद में। अब इसको एग्जाम्पल मान लें कि कंपनी ने कितना मांगा था, 6000 शेयर जो बिके थे उस पर 50 का रेट से मांगा, जो हिसाब बनता है 3 लाख का। कोई ऐसा शेयरधारी हो सकता है जो अपना अमाउंट नहीं दे पाया होगा। चलो मान लेते हैं जो कंपनी ने मांगा था कॉल्ड अप कितना, 3 लाख रुपया था। थोड़ा यहाँ पर नोट कर लेते हैं। कॉल्ड अप 3 लाख रुपया कंपनी मांग रखी है, 50 के रेट से मांग रखी है। एक ऐसा अंशधारी है जिसके पास 100 शेयर थे, 100 शेयर, और 100 शेयर पर उसने नहीं चुकाया, बाकी रह गया होगा। तो जब नहीं चुकाया, 100 शेयर इंटू मांगे कितना थे, ये 50, यानी कि 5000 उस बंदे ने फिलहाल नहीं दिया। तब कंपनी का भुगतान के रूप में कितना मिला होगा, इतना माइनस कर देंगे तो ये 2 लाख इतना कंपनी को हाथ में मिला होगा। तो कंपनी मांगने के लिए मांगी तो थी, कॉल्ड अप करी थी 3 लाख रुपया, लेकिन असल में उसके हाथों में जो पेमेंट आया 2,95,000 आया।
कोई था शेयरधारी अंशधारी जिसके पास 100 शेयर थे, 50 के रेट से मांगने के बाद बेचारा वो नहीं दे पाया, 5,000 हिसाब बनता है नहीं, तो असल पेमेंट कितना मिला हाथों में? 295, एंड दिस इज़ कॉल्ड पेड अप कैपिटल। तो कह सकते हैं कि पेड अप कैपिटल कौन सा भाई? कॉल्ड अप कैपिटल का हिस्सा है, दैट इज़ नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर्स, दैट इज़ एरियर, वो एरियर कहलाया। अब एक एरियर वर्ड भी आ गया, अब इसको हम लोग कहते हैं कॉल्स इन एरियर। लगे हाथ तो ये भी जान ले, कॉल्स इन एरियर्स। ये जो पेमेंट नहीं मिला है 5,000 फिलहाल जो बाकी रह गया है उसको हम लोग कॉल्स इन एरियर कहते हैं। तो कॉल्स इन एरियर को डिफाइन करने के बाद जब आएगी, एक वर्ड हो गया, टर्म हो गया, तो कॉल्स इन एरियर इज़ दैट पार्ट ऑफ किसका? कॉल्ड अप कैपिटल। मांगी गई या याचित पूंजी का वह भाग जो अंशधारी ने नहीं चुकाया है, फिलहाल बाकी रह गया है, उसको हम लोग कहते हैं कॉल्स इन एरियर। कंपनी तो पूरा यहाँ मांगी है 3 लाख रुपया, कोई तो है जो किसी कारण से नहीं चुकाया है, जो नहीं चुका पाया है उसी शेयर कैपिटल का नाम पड़ गया कॉल्स इन एरियर। और इसको हमने माइनस कर दिया तो क्या बच गया? ये पेड अप कैपिटल। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो कॉल्ड अप है, कॉल्ड अप वो कैसे बनेगा? कॉल्ड अप इज इक्वल टू पेड अप प्लस कॉल्स इन एरियर। इन दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा हमारा कौन सा? ये कॉल्ड अप बन जाएगा। तो बात समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ हमने देखा है कि जो 5वां काइंड है पेड अप कैपिटल। क्या है पेड अप कैपिटल? पेड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच इज़ नॉट पेड बाय द शेयर्स सब्सक्राइबर्स और परचेजर ऑफ द शेयर। जो लोग शेयर खरीद लिए हैं वो लोग मांगे जाने पर नहीं चुकाए हैं, उसका नाम पड़ गया कॉल्स इन एरियर, और जितना चुका दिए हैं उसका नाम पड़ गया पेड अप कैपिटल। ये भी बात समझ में आ चुकी है आपको। अगला देखते हैं फिर। एक फॉर्मूला के रूप में हम लोग इसको ऐसे शो कर सकते हैं, जो हमारा कॉल्ड अप कैपिटल है, कॉल्ड अप कैपिटल इज इक्वल टू पेड अप कैपिटल प्लस कॉल्स इन एरियर्स। इसको ऐसे भी शो किया सकता है, समझने के लिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉल्ड अप कैपिटल था, कंपनी ने जो अमाउंट कॉल किया था वो कितना होगा? जो पेड अप, जो अमाउंट आ चुका शेयर होल्डर से वो, प्लस जो नहीं आया, इन दोनों को मिला दिया जाए तो कॉल्ड अप कैपिटल हमारा बन जाता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और ये है कि ये जो हमारा पेड अप कैपिटल जो है, ये पेड अप कैपिटल इज़ द रियल कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान में आपको रखना होगा, कि आपको ध्यान में रखिए इस चीज़ को कि पेड अप कैपिटल इज़ द रियल कैपिटल ऑफ द कंपनी। यही रियल कैपिटल है जो कंपनी के हाथों में आ चुका है अमाउंट। उम्मीद है बात समझ में यहाँ तक आ चुकी होगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को और आगे बढ़ाते हैं। जो छठा पोजीशन है, जो हमारा 6वां नंबर है, उसको हम लोग कहते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल। अच्छा, जितना शेयर सब्सक्राइब हो जाता है, इसका मतलब कि वो बिक चुका है या पब्लिक ने उतने शेयर के लिए अप्लाई कर रखा है, उतने मांग कर रखी है पब्लिक ने। जैसे हमने एग्जांपल में कहा था, जो कैपिटल टोटल 10 लाख का था, यानी ये 10,000 शेयर में डिवाइड था, और इस 10,000 शेयर में से कंपनी ने कुछ शेयर बाज़ार में मान लो कि इशू किया है। 10,000 शेयर में से जो इशू है, मान लेते हैं कि 8,000 शेयर इशू कर दिया गया, 100 रुपये वाला शेयर है। इस 8,000 शेयर जो बाज़ार में गया है,
पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया 6000 शेयर्स के लिए। तो जब 6000 शेयर सब्सक्राइब है तो कंपनी इसी पर अमाउंट मांगेगी, इसी पर सब्सक्रिप्शन मांगेगी, यानी कॉल्ड अप करेगी। अब कितना पर मिलना है कितना नहीं मिलना वो बात अलग है। तो 6000 शेयर पर कंपनी कॉल कर रही है, जो पेमेंट आ गया वो तो ठीक है। जो 100 रुपया वाला है, कंपनी एक ही बार 100 रुपया नहीं मांग रही है। मान लिया जाए कि 100 रुपये की जगह पर कंपनी 80 रुपया पर शेयर के रेट से मांग रही है, तो क्या बन जाएगा? कॉल्ड अप। कॉल्ड अप बनेगा, पहले हम बता चुके हैं, कॉल्ड अप उसी का हिस्सा है, पेड अप हिस्सा। लेकिन जितना वो नहीं मांगी है, जितना शेयर सब्सक्राइब हो चुका है, पब्लिक ने ख़रीदा है या ख़रीदने के लिए एप्लीकेशन दे रखा है, तो सब्सक्राइब कैपिटल का वह हिस्सा, सब्सक्राइब कैपिटल का वह हिस्सा जिस पर पेमेंट के लिए कंपनी ने मांग नहीं करी है, तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि अनकॉल्ड कैपिटल इज दैट पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज़ नॉट कॉल्ड अप बाय द कंपनी फॉर पेमेंट। जितने शेयर हमारे सब्सक्राइब हो चुके हैं, यूँ कहिए कि बिक चुके हैं, उस बिके हुए शेयर का वह भाग जिसके पेमेंट कंपनी अभी नहीं मांगी है, उसको हम लोग अनकॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे 6000 शेयर बिक चुके हैं। इस 6000 का अगर रेट से देखें तो 100 रुपये वाला शेयर है, तो 6000 बिक चुका है और कंपनी मांग रही है, मान लेते हैं कि 80 के रेट से कॉल्ड अप कर रही है। क्योंकि बिके हुए शेयर का हिस्सा ही कंपनी कॉल्ड अप कर सकती है। अलग बात है कितना पेमेंट आएगा कितना पेमेंट नहीं आएगा, यानी कॉल सेट एरिया होगा, बात अलग है। जो शेयर बिक गए हैं 100 रुपया वाले, तो एग्ज़ाम्पल में हमने देखा कि 6000 शेयर बिके हैं 100 रुपया वाले, लेकिन कंपनी मांग कितना रही है? अभी फ़िलहाल 80 के रेट से मांग रही है। तो इस प्रकार कितना बनेगा? 4,80,000 ये हिसाब बन रहा है। कंपनी मांग रही है 100 रुपये की जगह पर 80 रुपया फ़िलहाल मांग रही है कंपनी, तो कितना अभी नहीं मांग रही है? तो 20 रुपये के रेट से फ़िलहाल नहीं मांग रही कंपनी। तो बिके हुए शेयर का वह हिस्सा जो कंपनी भुगतान के लिए सब्सक्राइबर से या जो परचेजर हैं, जो शेयर होल्डर हैं, उनसे नहीं मांग रही है, मांगेगी बाद में मांगेगी। तो कितना अभी नहीं मांगी है देख लेते हैं, कितना नहीं मांगे इसके हिसाब से। तो 14 दूना 12 21, ये जो 1,20,000 है कंपनी अभी नहीं मांगी है, इसी का नाम क्या है? अनकॉल्ड कैपिटल ये है। तो कह सकते हैं विकृत शेयर का, बिके हुए शेयर का वह भाग जिसका भुगतान अभी कंपनी नहीं मांगी है, उसको हम लोग अनकॉल्ड कैपिटल कहते हैं। नहीं मांगने का मतलब नहीं कि उसने छोड़ दिया, बाद में कंपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको मांगेगी, कॉल करेगी चीज़ को। तो इस प्रकार हम लोग ये भी समझ गए कि अनकॉल्ड कैपिटल किसे कहते हैं। बीके, देखिए अनकॉल्ड कैपिटल में और कॉल्स इन एरियर में फ़र्क है। कॉल्स इन एरियर का मतलब है कि जो कंपनी मांगी है, उस मांगे हुए कैपिटल का कुछ हिस्सा किसी वजह से प्राप्त नहीं हो रहा है, किसी वजह से प्राप्त नहीं हो रहा है, जो शेयर होल्डर है किसी वजह से वो पेमेंट नहीं दे पा रहा है, उसको हम लोग कॉल्स इन एरियर कह देते हैं। और जो मिल जाता हाथों में वो पेडअप कहलाता है। इस प्रकार कॉल्ड अप इज इक्वल टू पेडअप प्लस कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर में और अनकॉल्ड में फ़र्क है। ये कंपनी मांगी ही नहीं है, अभी बाद में मांगेगी। 100 रुपया वाला शेयर था, फ़िलहाल 80 का रेट से मांग रही है, बच गया 20 रुपया, उसकी ज़रूरत के हिसाब से कंपनी आगे भी मांगेगी। तो जो अभी मांगी नहीं है कंपनी, उस नहीं मांगे गए कैपिटल का ही नाम है अनकॉल्ड कैपिटल। तो यहाँ ये बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर पर देखते हैं कौन सा वर्ड आ रहा। 7वें नंबर पर हमारा वर्ड आएगा रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल
अच्छा, कहने के लिए हम कह सकते हैं कि जितना कंपनी जो अभी नहीं मांगी है अनकॉल्ड कैपिटल रखी है, ज़रूरत के हिसाब से फ्यूचर में मांग सकती है, ये बात तो समझ में आ रही है। लेकिन जो अनकॉल्ड है, जो कंपनी नहीं मांगी है, इस अनकॉल्ड का वह हिस्सा जो सिर्फ़ और सिर्फ कंपनी के जब लिक्विडेशन होगा या कंपनी का वाइंडिंग अप होगा उसी समय मांगा जाएगा। कंपनी के प्रोविज़न के हिसाब से, कंपनी लॉ में जो प्रोविज़न दिए गए हैं या स्पेशल रेजोल्यूशन की बात हो सकती है, कानून के अनुसार अनकॉल्ड कैपिटल का वह हिस्सा जो कंपनी के लाइफ टाइम में मांगा नहीं जा सकता है, तो कब मांगा जा सकता है? तो एक ही घटना घटेगी, अगर कंपनी बंद हो जाती है फाइनली, या लिक्विडेट कर जाती है, या वाइंडिंग अप, पार्टनरशिप में हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जब बंद हो रहा है, इसी प्रकार कंपनी में हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी या लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। तो एट द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी अनकॉल्ड कैपिटल का वह भाग जो कानून का पालन करते हुए मांगा जाएगा, मांगा नहीं है, उसको वैसे ही रखते हैं कि जब कंपनी क्या पता अगर बंद होने के कगार पर, जब बंद हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, तब मांगा जाएगा, उसी का नाम है रिजर्व कैपिटल। यानी फ़िलहाल ये कैपिटल रिज़र्व के रूप में रखा गया है। रिज़र्व का कब यूज़ करेंगे? अगर कंपनी का डिसोल्यूशन हो जाए, उस समय इसको मांगा जाएगा। वो हिस्सा किसका है? तो जो कैपिटल अनकॉल्ड है, कंपनी अभी नहीं मांगी है, तो जितना नहीं मांगी है उसका कुछ भाग तो रिजर्व के रूप में रख लेगी। अब बाकी जो बचे हैं उसका आवश्यकता के अनुसार कंपनी मांग सकती है। तो कह सकते हैं दैट पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, which is not called during the lifetime of the company unless and until in the event of liquidation of the company। जब तक कंपनी का लिक्विडेशन नहीं होगा तब तक उसको नहीं मांगा जाएगा, इसलिए उसी कैपिटल का नाम रखा गया है रिजर्व कैपिटल। ये भी बात आपको समझ में आ गई है। एक और देखते हैं क्या है इसका पोजीशन। ये बात समझ में आपको आ गई, हम थोड़ा इस पर और डिस्कस करेंगे, दिखाते हैं कि एक वर्ड का कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो एक वर्ड हम और इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, अनइशूड कैपिटल। हमने शुरू में बताया था पहले पार्ट में इशूड कैपिटल, शुरुआत हमने करी थी ऑथराइज कैपिटल से, फिर इशूड कैपिटल, फिर बात आगे बढ़ती गई थी। उसी प्रकार एक और वर्ड आ गया था अनइशूड। अनइशूड कैपिटल, जरा देखना है ये क्या चीज़ है। जितने कंपनी के जो ऑथराइज कैपिटल थे या रजिस्टर्ड कैपिटल थे या मैक्सिमम कैपिटल थे या नॉमिनल कैपिटल थे, उसका एक भाग तो हमने इशू कर दिया था, पब्लिक में ऑफ़र कर दिया था बेचने के लिए, लेकिन कुछ भाग तो हमने इशू ही नहीं किया था। किसका पोर्शन था वो? ऑथराइज कैपिटल का वह पर्सन जो कंपनी बेचने के लिए पब्लिक को ऑफ़र नहीं किया था, यानी इशू नहीं किया था, उसी का नाम है अनइशूड कैपिटल। तो कह सकते हैं अनइशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल which is not issued or offered to the public for purchase। ऑथराइज कैपिटल का वह हिस्सा जो पब्लिक में अभी जारी नहीं किया गया है। ज़रूरत पड़ेगी, जब कभी ज़रूरत पड़ती है फंड रेज करने के लिए तो कंपनी उसको इशू कर सकती है, फ़िलहाल इशू नहीं किया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, 10 लाख शेयर ये कैपिटल है, कितने शेयर में डिवाइड है? 10,000 शेयर हैं, 100 रुपया वाले शेयर हैं। कंपनी बाज़ार में इशू करती है 8,000 शेयर, बिक रहा है शेयर, तो 10,000 शेयर में से कंपनी मात्र अभी 8,000 ही शेयर पब्लिक में जारी किया है। तो कितना अभी जारी नहीं किया है? तो 2,000 शेयर जारी नहीं किया है। कंपनी के टोटल शेयर 10,000 थे, जिसमें से 8,000 ही बाज़ार में जा रहे हैं, तो 2,000 शेयर तो अभी भी बाकी हैं। तो 2,000 मल्टीप्लाई बाई 100, अभी 2 लाख के शेयर कैपिटल हमारे ऐसे हैं जो इशू ही नहीं हुए हैं। तो इस एग्जांपल में हम लोग कह सकते हैं कि अभी हमारा अनइशूड कैपिटल इज़ इक्वल टू कितना है? ये जो 2,000 शेयर बाकी है और 100 का रेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 2 लाख का शेयर अभी हमारा अनइशूड कैपिटल है।
इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं, ये जो 2000 शेयर था या 2 लाख शेयर कैपिटल है, ये हमारे ऑथराइज कैपिटल का ही हिस्सा है, इसी में शामिल है, 10 लाख में शामिल है, और नंबर ऑफ़ शेयर्स हमारे इसी 10,000 में शामिल है। तो कह सकते हैं कि यह है क्या चीज़ है। अनइश्यूड कैपिटल क्या है? तो अनइश्यूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज़ नॉट इशूड टू द पब्लिक फॉर परचेज और फॉर सब्सक्रिप्शन। बात क्लियर हो चुकी होगी यहाँ पर। अब एक चीज़ जो बतानी थी यहाँ पर, ये जो एक वर्ड है रिजर्व कैपिटल, इसके सिमिलर एक वर्ड आता है कैपिटल रिजर्व, और ये कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है। तो कह सकते हैं रिजर्व कैपिटल वर्सेस कैपिटल रिजर्व। तो ये वर्ड आता है कैपिटल रिजर्व। ये देखने में अजीब सा लग रहा है, लगता है कि शब्दों का हेर फेर है। इसमें पहले रिजर्व वर्ड आ गया है, बाद में कैपिटल, इसमें पहले कैपिटल आ गया है, बाद में रिजर्व। तो लगता है कि एक है, लेकिन मीनिंग में एक नहीं है। शब्दों का आगे पीछे होना अलग कहानी है, लेकिन जब हम लोग अपने अकाउंटेंसी में आएंगे तो इन दोनों शब्दों का मतलब अलग अलग है। और ये कन्फ्यूज़न कहाँ होता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कन्फ्यूज़ करा देता है। तो आज क्लियर कर लीजिए। अगर हम इसको ऐसे कह दें कि रिजर्व कैपिटल इज़ नॉट इक्वल टू कैपिटल रिजर्व, तो बिल्कुल ये समझ गए कि ये कंपनी के अनकॉल्ड कैपिटल का एक हिस्सा है, जो कंपनी के लाइफ टाइम में नहीं मांगा जाता है जब तक कंपनी वो लिक्विडेशन में न चले जाए। ये कैपिटल का हिस्सा है जो कंपनी अभी मांगी नहीं है, जब मांगेगी कब, जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा। लेकिन ये कैपिटल का हिस्सा नहीं है, ये प्रॉफिट से बना हुआ है। जब जब हम लोग एसेट का सेल करते हैं उस पर प्रॉफिट हो सकता है, और उस एसेट का जो प्रॉफिट है उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, करते भी हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कैपिटल रिजर्व इज़ मेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। जो एसेट के होते हैं वो कैपिटल गेन भी कहते हैं। तो कैपिटल गेन यानी कैपिटल प्रॉफिट होता है वो, और जो कैपिटल प्रॉफिट है उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो घुमा फिरा कर बात यह है कि ये क्या एक तरह के प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट से बना। और कौन सा प्रॉफिट है वो? कैपिटल प्रॉफिट है। कैपिटल प्रॉफिट इसलिए कहते हैं कि वो कैपिटल आइटम से बना हुआ है, एसेट से बना हुआ है। हमारे जो ऑर्डिनरी कोर्स है बिजनेस है, जिस प्रॉफिट को कमाने के लिए हमने बिजनेस को ऑपरेट किया है, वो नॉर्मल कोर्स जो बिजनेस का है उससे प्रॉफिट नहीं है, बल्कि उससे हट के है जो हमारे एसेट्स हैं। उस एसेट्स को कभी कभार हमने सेल कर दिया जिस पर प्रॉफिट हो जाता है। तो ड्यू टू सेल ऑफ एसेट्स अगर कोई प्रॉफिट हमें मिलता है, प्राप्त होता है, उसी प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल गेन कह लें या कैपिटल प्रॉफिट कह लें। एंड अ रिजर्व इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल गेन और कैपिटल प्रॉफिट इज़ नॉन एज कैपिटल रिजर्व। तो घुमा फिरा कर बात वही है कि यह प्रॉफिट है, यह प्रॉफिट से बना है, यह हमारे प्रॉफिट का एक हिस्सा है। जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें एक हेडिंग में चला जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में। चूँकि रिजर्व एंड सरप्लस जो हेडिंग बना है वो प्रॉफिट के लिए बना है, लेकिन ये हमारा प्रॉफिट नहीं है। इट इज़ द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। ये तो कैपिटल का हिस्सा है, शेयर कैपिटल का हिस्सा है। तो ये ध्यान रखना है कि दोनों सेम चीज़ नहीं है, इसलिए हमने इक्वल करके कटिंग कर दिया है कि ये इक्वल एक दूसरे के नहीं है। उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी, तो पूरी उम्मीद है। एक काम हम लोग और कर सकते हैं कि अब तक जो हमने बताया है, जो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल बताया है, इसको हम लोग एक चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अगर हम चार्ट एक बना दें, उस चार्ट के हिसाब से पता लगेगा कौन किसका हिस्सा है। तो चलिए देखते हैं, चार्ट बनाते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो देखिए, अगर चार्ट के माध्यम से ये टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल है कैसे दिखलाया जा सकता है, शायद बात ज़्यादा समझ में आ जाएगी। चार्ट के माध्यम से हमने एक चार्ट बना सकते हैं इस चीज़ के लिए।
सबसे पहले हम लेते हैं, जो शुरुआत हमारा है टाइप्स ऑफ कैपिटल में, ऑथराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल। चलो हम लिखते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। रजिस्टर्ड कैपिटल किसी कंपनी के जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उस समय ये दर्ज होता है, इसी से रजिस्ट्रेशन होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। ये जो रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल है इसको हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं। एक जो इसका हिस्सा है हम लोग कह सकते हैं इसमें जारी करते हैं इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल, और दूसरा जो इसका हिस्सा है अनइशूड कैपिटल। आप समझ सकते हैं अनइशूड कैपिटल कौन है और इशूड कैपिटल कौन सा है। ये जो इशूड कैपिटल है ये पब्लिक में हम ऑफ़र कर रहे हैं, कंपनी पब्लिक में ऑफ़र कर रही है इसको बेचने के लिए, पब्लिक सब्सक्राइब करेगी इसके लिए, एप्लीकेशन देती है खरीदने के लिए। तो ये जो इशूड कैपिटल है अब ये फिर हो सकता है, आगे देखिए प्रकार इसका, जो हमारे इशूड कैपिटल हैं इसको हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल, ये जो बाज़ार में जाएगा तो बिकेगा, अब कुछ नहीं बिकेगा, तो जो बिक जाएगा उसको हम लोग सब्सक्राइब कहते हैं। ये दो पार्ट में हो सकता है, एक हो सकता है सब्सक्राइब्ड, एक हो सकता है सब्सक्राइब कैपिटल, और एक हो सकता है अनसब्सक्राइब जो बिका ही नहीं। एक हो सकता है अनसब्सक्राइब कैपिटल जो बिका नहीं। अब जो बिक गया, जो नहीं बिका उसकी बात तो अलग है। जो बिक गया है कैपिटल उसी का कंपनी रुपया या पेमेंट मांगती है यानी कॉल करती है। तो ये जो बिका है, जो सब्सक्राइब्ड है, अब इसको कुछ ऐसे दिखलाया जा सकता है, कंपनी इसी का रुपया मांग सकती है। एक तो होगा कॉल्ड अप और कुछ पर नहीं मांगेगी, ये दो हिस्सों में आ सकता है। कॉल्ड अप कैपिटल हो सकता है, इसका एक पार्ट जो बिका है उसी का कॉल्ड अप होगा, सीधी सीधी बात है। और जिस पर अभी नहीं मांगी है बाद में मांगेगी उसको हम लोग कह सकते हैं अनकॉल्ड। वो शेयर पब्लिक ने खरीद लिया है या उसके लिए एप्लीकेशन दे रखा है लेकिन उसका पेमेंट अभी कंपनी नहीं मांग रही है। और जो बिक चुका है उस कुछ पर कंपनी कॉल कर रही है, रुपया मांग रही है, उसको कॉल्ड अप कैपिटल, और जिस पर नहीं मांगी वो अनकॉल्ड अप। अच्छा, जिस पर कॉल अप करी है, रुपया मांग रही है पेमेंट के लिए, उसी का पेमेंट आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, तो उसको भी फर्दर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। उसमें डिवाइड कर सकते हैं पेड अप कैपिटल और कॉल्स इन एरियर। जो हमारा कॉल्ड अप है इसी का रुपया आ सकता है, अब कुछ का नहीं आ सकता है, तो इसको आप डिवाइड कर सकते हो। पेड अप कैपिटल, और मांगने पर कॉल करने पर जो नहीं मिला उसको आप कह सकते हैं कॉल्स इन एरियस। तो जब आप चार्ट को देखोगे तो कैसे ये पेड अप कैपिटल क्या है, तो पेड अप कैपिटल इज द पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल। ये कॉल्स इन एरियर क्या है, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल द विच अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड, तो इसी पार्ट के हो गए। और जब हम लोग कॉल्ड अप की बात करेंगे, अनकॉल्ड की बात करेंगे, तो ये पार्ट किसका है, सब्सक्राइब कैपिटल का है। तो हम लोग बोल सकते हैं कॉल्ड अप कैपिटल इज द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल ऑन विच कंपनी कॉल्ड फॉर पेमेंट, और ये अनकॉल्ड का ये भी इसी का पार्ट है सब्सक्राइब कैपिटल का। तो इसको भी बोल सकते हैं अनकॉल्ड कैपिटल इज आल्सो द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल फॉर विच द पेमेंट इज नॉट आस्क्ड बाय द कंपनी।
फ़िलहाल नहीं मांगे हैं, नहीं रोके हैं, लेकिन ये कॉल्ड अप कैपिटल और अनकॉल्ड कैपिटल ये दोनों पार्ट किसके हैं? सब्सक्राइब कैपिटल के हैं, जो बिक चुके हैं। और ये सब्सक्राइब कैपिटल और अनसब्सक्राइब कैपिटल किसके हिस्से हैं? इशूड कैपिटल के, जो पब्लिक में जारी होते हैं, पब्लिक को ऑफ़र किए गए हैं शेयर, उसी का कुछ हिस्सा सब्सक्राइब होता है, बिक जाता है, और कुछ हिस्सा नहीं बिकता है। तो बोलने के लिए हम बोल सकते हैं सब्सक्राइब कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, और सिमिलरली अनसब्सक्राइब कैपिटल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज टेकन बाय द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, and unsubscribed capital is also the part of issued capital which is not taken by the public, जो पब्लिक ने नहीं लिया है, नहीं खरीदा है। तो इस प्रकार हम यहाँ तक देख सकते हैं। और ये जो बचा हमारा अनइशूड और अनकॉल्ड भी था इधर, ये जो अनकॉल्ड है, जो बाकी है, बिक तो चुका है, सब्सक्राइब हो चुका है, इसको हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। इसी अनकॉल्ड में से एक बनेगा कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व नहीं, रिजर्व कैपिटल। बहुत कन्फ्यूज़न भरा वर्ड है ये, फिसलन होती है। रिजर्व कैपिटल, और इसका दूसरा एक और इसका पार्ट है अनरिजर्व कैपिटल। मतलब ये कैपिटल रिजर्व नहीं रखा गया, इसका इंतज़ार नहीं करेंगे कंपनी के लिक्विडेशन के लिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रिजर्व कैपिटल इज द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल which is called only in the event of liquidation of the company. It is not called during the lifetime of the company, but it is kept as reserve capital. और सिमिलर अनरिजर्व कैपिटल वो भी क्या है? पार्ट है अनकॉल्ड कैपिटल का। और अनकॉल्ड कैपिटल पार्ट किसका है? सब्सक्राइब कैपिटल का। तो अगर आप ये चार्ट को ध्यान में रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से थोड़ा इधर उधर मिक्स कर दे तो बड़ी सहूलियत मिल जाती है कि भाई कौन किसका हिस्सा है, और ये नाम देखने से बहुत कुछ समझ में आ सकता है। तो उम्मीद है ये चार्ट के माध्यम से आप भी इस चीज़ को ग्राफिकली समझ सकते हो। उम्मीद है बहुत आपको फ़ायदा करेगा, ऑब्जेक्टिव में भी इसका लाभ उठा सकते हो। अब इसको बिल्कुल आप शांत रहिए, मन शांत कीजिए, और आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।